दोस्तों नमस्कार। आज आपका स्वागत है एक नए टॉपिक पे। उम्मीद करता हूं जो पिछला टॉपिक है ISBN, आज आपको पिछला टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा। आज का जो टॉपिक है ISKO, ये भी आपको बहुत पसंद आएगा। और इसी के साथ में इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। दोस्तों एक थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं अपन। जैसा कि मैंने पिछला टॉपिक आपको बताया था ISBN और ISKO। दोस्तों इन टॉपिक्स के जो आपको फुल नेम है ये भी आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी नेट में ये क्वेश्चन इनकी फुल फॉर्म दे दी जाती है सामने और उनको ऐसे करके मैच करवाया जाता है। तो इस प्रकार से इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत जरूरी रूप से आपको देखने हैं और इनको इनकी फुल फॉर्म को आपको याद रखना है। दोस्तों जैसा कि आज अपन टॉपिक देख रहे हैं ISKO, तो ISKO इसके बारे में आज अपन जानेंगे कि इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे और इसके बारे में इसके कितने सदस्य थे, इसका जो शुरुआत हुई थी वो किस लिए की गई थी। दोस्तों जब शुरू में 1889 की बात है, शुरू में जब बहुत सारे बुद्धिजीवी थे, नए नए रिसर्च हो रहे थे, नई नई पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही थी, तो उस समय कुछ विद्वानों को ऐसी आवश्यकता महसूस हुई कि ऐसा कोई मंच हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां पे सब विद्वान अपनी एक बात रख सके और उसमें सूचनाओं को जो सूचनाएं वहां पे इकट्ठी होगी उनको एक प्रकार से प्रमोट किया जा सके और जो जो अपने आवश्यक जो संस्थाएं हैं उन आवश्यक संस्थाओं को उन सूचनाओं की आवश्यकता अनुसार उनको दे दिया जाए। तो दोस्तों सूचनाओं को प्रमोट करने के लिए ऐसे संगठन का एक स्थापना की गई और इस संगठन की स्थापना की गई थी वो थी 22 जुलाई 1989 को। दोस्तों 22 जुलाई 1989 ऐसा दिन है जिस दिन यह संगठन सामने आया और इस संगठन की स्थापना करने वाले विद्वान थे डगलबर्ग। दोस्तों सर्वप्रथम 22 जुलाई 1989 को डगलबर्ग द्वारा इस संस्था की स्थापना की गई और इस संस्था की स्थापना की गई थी वो जर्मनी में की गई थी, किंतु इसका जो मुख्यालय बनाया गया वो कोपेनहेग डेनमार्क में बनाया गया। कहाँ बनाया गया था? कोपेनहेग डेनमार्क। दोस्तों जब इसकी स्थापना हो गई जर्मनी में, उसके बाद में इसका मुख्यालय कोपेनहेग डेनमार्क बना दिया गया। तो इसमें कितने सदस्य थे उस टाइम पे? 7 सदस्य। दोस्तों क्योंकि कोई भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे संस्था बनती है उसमें ऐसा नहीं होता कि आसपास के कोई आदमी मिलकर बना ले। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बन रही है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कम से भी कम 5-7 देश अपने साथ होने चाहिए। तो उनके प्रतिनिधित्व के रूप में 7 सदस्य लिए गए और इस प्रकार की संस्था अस्तित्व में आई। दोस्तों वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं रिक सोजर्सटक हैं और ये कनाडा के रहने वाले हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? कनाडा के। नाम क्या है इनका? रिक सोजर्सटक। दोस्तों जब वर्तमान अध्यक्ष रिक सोजर्सटक हैं तो इसके उपाध्यक्ष भी होंगे और इसके उपाध्यक्ष हैं ओसोम डेविड। और ये कहां से संबंध है?
ओसम डेविड फ्रांस के रहने वाले हैं। दोस्तों वर्तमान में इसका मुख्यालय कनाडा है। दोस्तों इसका जब शुरुआत इसकी संस्था की हुई थी उस टाइम पे इसका मुख्यालय कोपेनहेगन डेनमार्क था। 2019 में ऑफिशियली रूप से इसको कनाडा में स्थापित कर दिया गया है। और दोस्तों जब इसका ऑफिशियली कनाडा में स्थापित होंगे तो इसके सदस्य भी होंगे और सदस्य वर्तमान में इसके 22 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं दोस्तों? 22 हो चुके हैं। दोस्तों इसमें एक परिषद काम करती है वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में। तो अभी इसमें कुछ दिनों पहले इसके इलेक्शन हुए हैं विज्ञान सलाहकार परिषद के, तो उसमें एक अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनका नाम भी आप देख लीजिए। दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले इसके इलेक्शन हुए थे, उसमें इसके जो वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बनाए गए हैं वो है डागबर्ग सोर्डियर और इसमें 22 सदस्य हैं। जैसा कि आप जानते ही हो वर्तमान मुख्यालय कनाडा पे है। 2019 में इसका स्थापित किया गया है। उपाध्यक्ष इसके ओसम डेविड हैं, वर्तमान अध्यक्ष रिक सोजस्टक हैं। सदस्य इसके जब शुरुआत हुई थी उस टाइम इसके सदस्य कितने थे? 7। मुख्यालय इसका कोपेनहेगन डेनमार्क रखा गया था। डगलबर्ग इसके उस टाइम पे संस्थापक थे, संस्थापक व प्रथम अध्यक्ष। और इसकी स्थापना 22 जुलाई 1989 को हुई थी। दोस्तों ये जब संस्था बनी तो ये संस्था अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ज्ञान की अग्रणी संस्था थी, है अभी वर्तमान में भी है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान की अग्रणी संस्था है। और इसी के साथ में इसका कार्य क्या है? सूचनाओं को प्रमोट करना। दोस्तों साथ ही ये एक काम और करती है, यूनेस्को दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान की अग्रणी संस्था है, सूचनाओं को प्रमोट करती है और इसी के साथ में ये सहयोग करती है। क्या करती है दोस्तों? सहयोग करती है। अब देखो जब ज्ञान की संस्था है, नाम से ही पता लग रहा है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ज्ञान के बारे में सहयोग करेगी और विभिन्न विषयों में ये इन संस्थाओं का सहयोग, संस्थाएं होती है इनके आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करवाना होता है। दोस्तों ये तो हो गई इसके बारे में।
इसकी स्थापना किस प्रकार से हुई, स्थापना किस दिन हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पे था, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वर्तमान मुख्यालय कहाँ पे है, वैज्ञानिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये अग्रणी संस्था है, इसके बारे में अपन ने जान लिया। दोस्तों इसकी कुछ, जब कोई संस्था बनेगी तो ऐसा है कि नहीं कि भाई वो बन गई और उसको भाई अब चुपचाप हो गई। दोस्तों जब कोई संस्था बनती है तो उसके कुछ कार्य होते हैं, उसकी कुछ एक्टिविटीज होती है, तो इसके अपन ज्यादा एक्टिविटीज में नहीं जाएंगे, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटीज है उसके ऊपर अपन थोड़ा आज ध्यान देंगे। दोस्तों इसकी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटीज है वो देख लीजिए आप। मोस्ट दोस्तों इसकी पहली एक्टिविटी है सम्मेलन करना। सम्मेलन जैसा कि आप सोच रहे होंगे भाई वो सम्मेलन करना, ऐसा सम्मेलन नहीं करना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक मंच तैयार करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किसी भी टॉपिक में या किसी भी संस्थाओं में, जैसे कंप्यूटर हो गया, इंफॉर्मेशन होगी, किसी भी टॉपिक में एक सम्मेलन करती है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, दोस्तों इसकी एक्टिविटीज क्या हो गई? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करना, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करना। ये प्रत्येक प्रत्येक 2 साल में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन करती है। दोस्तों सबसे पहला जो इसका सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1990 में, और कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में। उसकी डेट भी आपको बताता हूं, 14 से 17 अगस्त 1990 को जर्मनी में पहला सम्मेलन दोस्तों 1990 में जर्मनी में 14 से 17 अगस्त 1990 में पहला सम्मेलन हुआ था। अभी हाल ही में इसका एक सम्मेलन हुआ है 2018 में। कब हुआ है दोस्तों? 2018 में। कहां पे हुआ है? पोर्टो में। कहां पे हुआ है? पोर्टो में। पोर्टो कहां पे है? पुर्तगाल में। दोस्तों अभी हाल ही में इसका एक सम्मेलन हुआ है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है 2018 में पोर्टो, पुर्तगाल में। अब देखो प्रत्येक 2 साल में ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करेगा। पहले 1990 में हो गया, अब सम संख्या चलेगी, तो अब अभी हाल ही में 2018 में हुआ है। और अब कब होना था? 2020 में। कब होना था दोस्तों? 2020 में। किंतु 2020 का आपको पता है कि 2020 में क्या हो रहा है? 2020 में क्या हो रहा है दोस्तों? सम्मेलन नहीं हो रहे, क्या हो रहा है? कोविड-19। दोस्तों 2020 में कोविड-19 कोरोना के कारण यह सम्मेलन रद्द कर दिया गया है। अब 2020 का सम्मेलन इसका अगर रद्द हो चुका है, तो अब कब होगा नेक्स्ट टाइम?
2022 में होगा और ये होगा दोस्तों, जैसे ही इसका सम्मेलन 2018 में रद्द हुआ, उसके बाद में तुरंत इसके नए सम्मेलन की घोषणा कर दी गई कि 2020 का सम्मेलन कोविड-19 के कारण कैंसिल कर दिया गया है और 2022 में सम्मेलन डेनमार्क में एक शहर है ओलबर्ग, वहां पे ये सम्मेलन करेंगे। दोस्तों, तो इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटीज में ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसा कि आपने इसके बारे में जान लिया। इसकी दूसरी एक्टिविटीज के बारे में अपन देखेंगे। दोस्तों, इसकी सेकंड एक्टिविटीज है पब्लिकेशन करना। सेकेंड एक्टिविटी क्या है दोस्तों? प्रकाशन करना। ये किस चीज का प्रकाशन करती है? KO। दोस्तों, KO क्या होता है? समझ में आया कुछ? दोस्तों, ये एक द जर्नल नॉलेज दोस्तों, एक इस नाम की एक पत्रिका का प्रकाशन करती है। दोस्तों, ये पब्लिकेशन करती है, प्रकाशन करती है KO नाम से। इसकी पूरा नाम है द जर्नल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। पत्रिका है एक प्रकार की। इस पत्रिका का प्रकाशन करती है और ये पत्रिका एक साल में 8 बार प्रकाशित होती है। कितनी बार प्रकाशित होती है? 8 बार प्रकाशित होती है। दोस्तों, इसी सीरीज में इसने एक और पत्रिका का प्रकाशन किया, वो थी AKO। ये ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। AKO मतलब एडवांस हो गया, एडवांस द जर्नल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, इस पत्रिका में जितने भी ये विषय में सम्मेलन होते हैं, जितने भी विषयों से विद्वान जो रुचि रखते हैं, उनके बारे में नई नई जानकारियां होती है। नई नई जानकारियों को ये इस पत्रिका में प्रमोट करती है। इसी पब्लिकेशन की कड़ी में ये एक और चीज का पब्लिकेशन करती है, वो है अपने सामने ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ISO द्वारा ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया प्रकाशित होता है और इसके एडिटर कौन है? इसके एडिटर हैं, लेखक हैं बिगर। हिंदी में भी देख लीजिए। बिरगर हेजरलैंड। दोस्तों, इनके द्वारा ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया प्रकाशित किया जाता है। इसके लेखक है बिरगर हेजरलैंड। दोस्तों, की जैसा कि आपने जान लिया, इसकी स्थापना कब हुई थी, कितने सदस्य थे, उसके बाद में इसमें क्या परिवर्तन हुआ, इसका वर्तमान स्थान कहाँ पे है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, उसके बारे में आपने इसके मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटीज जान ली। मोस्ट इंपोर्टेंट एक्टिविटीज में ये इंटरनेशनल कॉन्फ़िगरेशन का
इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाती है और कब कब कॉन्फ्रेंस करवाई, कब रद्द हुई, इसके बारे में आप विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट वाली मैंने लिखी है। इंपॉर्टेंट में जैसे आपके लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड में या कोई से भी एग्जाम में आ सकता है कि हाल ही में इसका सम्मेलन कब हुआ है, तो वहां पे हो सकता है पोर्ट कब हुआ है और किस जगह हुआ है, तो हो सकता है पोर्ट ऑफ पुर्तगाल 2018 आ जाए, तो उसमें आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। और इसके सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका पहला सम्मेलन कब हुआ है, ये भी इसका इंपॉर्टेंट है। और इसका अब आगामी कब प्रस्तावित है, ये क्या है, प्रस्तावित है दोस्तों, प्रस्तावित है 2022 में ओलवर्ग में डेनमार्क में इसका प्रस्तावित है। यह सम्मेलन 2022 में होगा। इसके बारे में सेकंड आपने देखी जाए, इसका पब्लिकेशन करती है द जनरल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, पत्रिका प्रकाशन करती है, 1 साल में 8 बार करती है। ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया है, इसके लेखक हैं ब्रिगेडियर हिजरलैंड। इसके अलावा दोस्तों ये नेशनल एवं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी करवाती है, जो कि एक लोकल लेवल पे करवाती है। दोस्तों ये इस संस्थान के मुख्य कार्य और मुख्य एक्टिविटीज हो गई, जो कि इसके अपने एग्जाम में आ सकती है। मैं केवल आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ही पढ़ा रहा हूँ, जैसा कि आपने देख लिया। आप इसका नाम भी याद रखिए, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, और इसी प्रकार से आप जब तक अच्छे अच्छे कमेंट डालते रहेंगे, मैं आपके सामने एक अच्छा नया टॉपिक और एक अच्छे नॉलेज के साथ लेके आऊंगा। ऐसी नॉलेज, ऐसा टॉपिक तैयार करके लाऊंगा कि आपको बहुत सारी बुक्स में भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मेरा साथ इसी तरह बनाए रखिए और लॉकडाउन में तैयारी करते रहिए और साथ लगे रहिए राकेश मीणा टीम के साथ में। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद।